इलेक्शन की तारीख का ऐलान एक मस्बत पेशरफ्त, लेकिन असल चैलेंज क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या किरदार अदा कर सकती है? पाकिस्तान का जोग्राफिया बदल गया, लेकिन हमने तारीख से सबक ना सीखने की ठाने रखी। धांधली पाकिस्तान की एक तारीखी हकीकत। हामिद मीर का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफी हामिद मीर अपने कॉलम में इंतखाबात के हवाले से तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि इस बहस का अब कोई फायदा नहीं कि जो इलेक्शन 6 या 7 नवंबर 2023 को होना था वो 8 फरवरी 2024 को क्यों होगा। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कौमी असम्बली खत्म होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना था, लेकिन अफसोस के आइन पर अमल ना हो सका। सदर मुमलिकत ने भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में डेडलॉक खत्म कराया और यूं 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो गया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान एक मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन ना हो, बल्कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। अगर 2024 में वैसा ही इलेक्शन हुआ जैसा 2018 में कराया गया था तो पाकिस्तान आगे नहीं पीछे जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़रिए एहतमाम लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत से नौजवानों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। मैं इस सवाल का जवाब देने से कतराता रहा, लेकिन जब नौजवानों ने इसरार किया तो मुझे ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। पहले जरा ये बता दूं कि धांधली पाकिस्तान की एक तारीखी हकीकत है। तारीख बड़े काम की चीज है। जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती उनका जोग्राफिया बदल जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1970 का इलेक्शन है। 7 दिसंबर 1970 को कौमी असम्बली की 300 नशिस्तों के लिए इलेक्शन हुआ। अवामी लीग ने 167 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जनरल याहिया खान की फौजी हुकूमत ने अक्सरियती जमात को इक़्तिदार मुंतकिल करने की बजाय इसके खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर दिया और यूं भारत को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का मौका मिल गया। अवामी लीग के नौजवानों ने मुक्ति बाहिनी के नाम से एक अस्करी तंजीम बनाई और भारतीय फौज के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ जंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान का जोग्राफिया बदल गया, लेकिन हमने तारीख से सबक ना सीखने की ठाने रखी। 1977 के इलेक्शन में एक दफा फिर धांधली के खिलाफ शोर मचा और जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला दी गई। इस तहरीक का नतीजा जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ की सूरत में निकला। जनरल जिया ने मार्शल लॉ नाफिज करने के 8 साल बाद 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराए, जिनके नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम और नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब बने। 1988 में जनरल जियाउल हक ने जुनेजो को बरतरफ कर दिया क्योंकि वजीर आजम ने सदर के एक माली की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से इनकार कर दिया था। जुनेजो को बरतरफ करने के कुछ अरसे बाद जनरल जिया एक फजाई हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद 1988 के इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर IJI बनाई, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल कर ली। पंजाब में IJI को अक्सरियत दिलवाई गई और नवाज शरीफ वज़ीर आला बन गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बामुश्किल 2 साल भी पूरे ना किए थे और सदर गुलाम इसहाक खान ने 1990 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजारत उस्मा से बरतरफ कर दिया। 1990 के इंतखाबात में एक दफा फिर ISI ने धांधली की, जिसकी तफसील असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बयान की गई है। फिर सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया और 3 साल बाद उन्हें बरतरफ कर दिया। 1993 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ज़ेरे अताब आए, लिहाजा नताइज पीपल्स पार्टी के हक में आए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दोबारा वज़ीर आज़म बन गई। 1996 में उन्हें दूसरी मर्तबा बरतरफ कर दिया गया और 1997 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को फिर वज़ीर आज़म बनाया गया। 2 साल बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया। नवाज शरीफ जेल में गए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहले से जिला वतन थी। 2000 में नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत से एक डील के जरिए सऊदी अरब चले गए। 2002 में मुस्लिम लीग नून को तोड़कर मुस्लिम लीग काफ बनाई गई और इंतखाबात कराए गए। इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ को जितवाया गया और मीर जफरुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म बन गए। उन्हें 2004 में फारिग करके पहले चौधरी शुजात हुसैन और फिर शौकत अजीज को वज़ीर आज़म बनाया गया। 2008 के इंतखाबात में मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ को हरवा दिया क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मुशर्रफ की छुट्टी करा दी। 2013 में इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बन गए। इमरान खान ने इन पर धांधली का इल्जाम लगाया और ISI के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम की मिली भगत से नवाज शरीफ के खिलाफ धरना दिया। धरना तो कामयाब ना हुआ, लेकिन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ को नाअहल कराने में कामयाब हो गए। 2018 के इंतखाबात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए सियासत में खुल्लम खुला मुदाखलत की। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए
تو کچھ عرصہ باجوہ کی بہت تعریفیں کرتے رہے لیکن پھر انہیں سازشی قرار دے دیا۔ جس طرح جنرل ضیاء اپنے ہی لائے گئے جنیجو کے ساتھ نہ چل سکے، اسی طرح باجوہ بھی اپنے ہی لائے گئے عمران خان کے ساتھ نہ چل سکے۔ یہ کوئی راز نہیں رہا کہ عمران خان کے لیے 2024 کا الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے۔ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 2018 میں نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ 8 فروری 2024 کو ایک اور دھاندلی زدہ الیکشن سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اگلے الیکشن میں دھاندلی کا راستہ صرف سپریم کورٹ روک سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ یعنی جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس خلجی عارف حسین نے 2012 میں اصغر خان کیس میں جو فیصلہ تحریر کیا اس کے پیرا 99 میں واضح طور پر لکھا کہ بیوروکریٹس حکومت کے غیر آئینی احکامات ماننے کے پابند نہیں۔ آگے چل کر کہا گیا کہ ISI، MI یا IB کو سیاست میں مداخلت اور انتخابات میں جوڑ توڑ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اصغر خان کیس کا ذکر فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں بھی کیا۔ سپریم کورٹ اصغر خان کیس کے فیصلے کی روشنی میں ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت کو روک کر 8 فروری کے انتخابات کو کافی حد تک فری اینڈ فیئر بنا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔